बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोनों महल से बाहर आए और घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। वहां जाकर शिकार का आगाज हुआ। 3-4 घंटे गुजरने के बाद बादशाह को सख्त प्यास लगी। बादशाह ने कहा, याकूब, मुझे पानी तलाश करके दो। याकूब फौरन पानी की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर के बाद उसे एक तालाब मिला जिसके किनारे एक कदीम मंदिर मौजूद था। याकूब ने पानी देखा तो खुद पीने का दिल किया, लेकिन फौरन बादशाह का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं खुद पहले पानी पी लूं तो ये बेवफाई होगी। पहले मेरे बादशाह की प्यास बुझनी चाहिए। ये सोचकर उसने पानी पीने का इरादा तर्क कर दिया और बादशाह को बुलाने चल पड़ा। बादशाह के पास पहुंचकर उसने अदब से कहा, जहांपना, करीब ही एक तालाब है, आइए आपको ले चलता हूं। दोनों तालाब पहुंचे तो बादशाह ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। याकूब ने भी अपनी प्यास बुझाई और घोड़ों को पानी पिलाया। बादशाह ने कहा, यह पानी बहुत साफ और ठंडा है, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ कुछ देर रुकना चाहिए। अचानक बादशाह की नजर तालाब के किनारे एक पत्थर पर पड़ी जिस पर कीचड़ जमी हुई थी। बादशाह ने कहा, यह कीचड़ मुझे परेशान कर रही है, इसे साफ करता हूं। याकूब ने घबरा कर कहा, जहांपना, इस कीचड़ से हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बादशाह ने पानी से पत्थर को धोना शुरू कर दिया। कीचड़ साफ होने के बाद एक इंतहाई हसीन लड़की की तस्वीर सामने आई। बादशाह तस्वीर को देखकर हैरान रह गया। याकूब दिल ही दिल में सोच रहा था, अब तो बादशाह इस तस्वीर वाली लड़की पर आशिक हो जाएगा। लड़की बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी। बादशाह ने कहा, मैं इस लड़की को हासिल किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर याकूब के होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि इस तस्वीर को बादशाह के सामने लाया। याकूब ने कहा, पता नहीं किस बेवकूफ ने यह तस्वीर बनाई है और आप वाकई इस पर आशिक हो बैठे हैं। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं याकूब, मैं इस लड़की को हासिल किए बगैर यहां से वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। बादशाह का आज़म देखकर याकूब ने कहा, यह कैसे हो सकता है अलीजा, मैं आपको अकेला छोड़कर वापस हरगिज नहीं जाऊंगा जब तक कि आप खुद न कहें। बादशाह ने याकूब की पीठ थपकते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब खाने का इंतजाम करो, मुझे भूख लग रही है। याकूब ने कहा, शाम तक वापस आऊंगा अलीजा। याकूब ने अपना शाही लिबास उतारकर घोड़े की जीन पर रखा और अपना दरवेशी वाला लिबास ज़ेब-ए-तन किया जो पहले भी पहनता था। वो किसी दूसरे मुल्क में थे और करीबी शहर से खाने का बंदोबस्त करना था। याकूब ने भीख मांगने को बेहतर समझा और शहर की तरफ रवाना हो गया। बादशाह याकूब के जाने के बाद वहीं लेट गया और लड़की की तस्वीर देखने लगा। तस्वीर ने बादशाह को बहुत मुतासिर किया था और सोचने लगा कि अगर ये लड़की मिल जाए तो वो इससे शादी कर लेगा। कुछ देर के बाद बादशाह ने पानी में लहरें बनती हुई महसूस की। हालांकि ना तो हवा चल रही थी और न ही कोई चीज हरकत कर रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। बादशाह ने गर्दन घुमाकर देखा तो तालाब में एक बहुत बड़ा अजदहा नमूदार हुआ जिसके मुंह से शोले निकल रहे थे। ये मंजर देखकर बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने फौरन तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर अजदहे पर हमला कर दिया। पहला ही वार कारगर साबित हुआ और अजदहे के 2 टुकड़े हो गए। पहला वार करते ही उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। अजदहे के मुंह से एक बहुत बड़ा मोती निकला और जमीन पर गिर पड़ा। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके कपड़े मजबूत थे जूही के साथ महल में जा रही थी। उसने बादशाह को देखा और हंस पड़ी, लेकिन फिर दोबारा दौड़ने लगी। बादशाह दिल ही दिल में सोचने लगा कि खुदा जाने क्या राज है, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही अजीब है। बादशाह ने लड़की से कहा, ऐ लड़की, तुम कौन हो और ये महल किसका है? लड़की रोते हुए खामोश हो गई। फिर उसने बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, मैं ट्रिलिस्तान की बादशाह की बेटी हूँ, मेरा नाम शहजादी बानो है। ये महल एक आदमखोर देव का है। वो मुझे 2 साल पहले मेरे महल से उठाकर लाया था और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो शिकार के लिए बाहर गया है, वो तालाब में से आ रहा होगा। बादशाह हंसने लगा और उसने शहजादी बानो से कहा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसको कत्ल करके उसकी लाश के 2 टुकड़े कर दिए हैं। शहजादी बानो खुशी से उछलते हुए बोली, उसकी लाश अभी बाहर तालाब के किनारे पड़ी होगी। बादशाह ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, लेकिन तुम हो कौन? शहजादी ने बादशाह से पूछा, तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं एक करीब तरीन मुल्क का बादशाह हूँ
मेरा नाम सलमान है, शिकार के लिए आया था और मुझे प्यास लगी। मेरा दोस्त याकूब और मैं इस तालाब के पास पहुंचे। फिर तालाब के किनारे तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे तुमसे इश्क हो गया। जब मैंने उस देव को देखा तो फौरन उसे कत्ल कर दिया और उसके मुंह से एक मोती निकालकर मैं तुम्हारे पास पहुंचने में कामयाब हो गया। बादशाह मुस्कुराते हुए तमाम बातें बता रहा था। फिर बादशाह ने तालाब के किनारे पर तलवार की मदद से गड्ढा खोदकर उसमें 2 लाशें दफन कर दी। फिर उसने उन पर मट्टी डालकर कब्र बना दी। उसके बाद बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब में दाखिल हो गया। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो गई। वो शहजादी बानू को देखकर खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। जब वो दोबारा महल में शहजादी बानू के पास पहुंचा तो शहजादी ने कहा, अब हमें यहां से चलना चाहिए, मैं अब अपने महल में जाना चाहती हूँ। मेरे दोस्त याकूब को आने दो, फिर यहां से जाने का फैसला किया जाएगा। फिर वो दोनों सोने की तैयारी करने लगे। चूंकि रात बहुत हो चुकी थी और बादशाह भी सारे दिन का थका हुआ था। दूसरी तरफ शाम तक याकूब शहर में भीख मांगता रहा। फिर वो वापस उसी जगह पर आया जहां तालाब के किनारे बादशाह को छोड़ा था। जब वो तालाब पहुंचा तो वहां मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो चुका था, लेकिन बादशाह का कहीं कोई पता नहीं था। याकूब के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि बादशाह कहां चला गया, क्योंकि उसका घोड़ा भी वहां मौजूद नहीं था। उसने सोचा कि शायद बादशाह शहर की तरफ अपनी जान बचाने के लिए निकल गया हो। ये सोचकर वो वापस शहर जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर तालाब के किनारे बनी हुई कब्र पर पड़ी। कब्र देखकर उसके दिल को बड़ा ही सदमा पहुंचा, क्योंकि जब वो यहाँ आया था तब कब्रें मौजूद नहीं थी और बादशाह भी यहाँ था। लेकिन अब बादशाह गायब था और उसकी जगह सिर्फ कब्र ही मौजूद थी। वो सोचने लगा कि शायद किसी ने बादशाह को कत्ल करके उसकी लाश को इस कब्र में दफन कर दिया हो। ये सोचकर याकूब तेज तेज कदम दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। फिर वो कब्र से लिपटकर रोने लगा और बादशाह को कत्ल करने वालों को गालियां देने लगा। रात भर वो कब्र से लिपटकर रोता रहा। उसके बाद उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने उठकर नमाज पढ़ी और बादशाह के हक में अल्लाह ताला से दुआ की। नमाज पढ़ने के बाद उसने फैसला किया कि अब वो वापस अपने घर नहीं जाएगा, बल्कि अपनी सारी जिंदगी बादशाह की कब्र की निगरानी करते हुए गुजारेगा। ये फैसला करने के बाद वो शहर की जानिब रवाना हो गया ताकि पेट भरने के लिए खैरात मांग सके। सुबह दिन चढ़ते ही बादशाह और शहजादी बानो नाश्ते से फारिग होकर बाहर जाने लगे। बादशाह ने शहजादी से कहा, आओ बाहर चले, शेर का शिकार करें और याकूब को भी साथ ले आए। मुफलिस याकूब ने रात भर तालाब के किनारे गुजारा। शहजादी बानू और बादशाह तालाब से बाहर निकले, लेकिन याकूब का कहीं पता नहीं था। बादशाह दिल ही दिल में सोचने लगा और फिर काफी देर तक वहीं सर पकड़े बैठा रहा। बादशाह ने हंसकर कहा, यह सारी सूरत हाल मैंने उसके साथ हमदर्दी के तौर पर की थी और मैंने उसको दफन किया। शहजादी बानू ये सुनकर मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों दोबारा तालाब के नीचे वाले महल में पहुंच गए। शहजादी ने खुद खाना तैयार किया और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। ये एक इत्तेफाक या कुदरत का करिश्मा था कि जब भी बादशाह और शहजादी तालाब से बाहर निकलते, याकूब फकीरी के लिए शहर जा रहा होता। लेकिन बादशाह ये समझ रहा था कि याकूब उसको तलाश करने में नाकाम होकर वापस लौट गया होगा। ये सूरत हाल पूरे 1 हफ्ते तक जारी रही और बादशाह और याकूब की कभी मुलाकात नहीं हुई। जब याकूब शाम को वापस आता तो बादशाह बाहर नहीं आता था, और जब बादशाह सुबह बाहर आता तो याकूब शहर जा चुका होता। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह भी सो रहा था और शहजादी बानो नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने सोचा कि बादशाह के बेदार होने से पहले वो तालाब से बाहर का चक्कर लगा कर आए। इसी दौरान उसने बादशाह के मोती निकाले, क्योंकि उसके बगैर वो तालाब से बाहर नहीं जा सकती थी। तालाब से बाहर निकलकर वो चलने लगी। अचानक उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। शहजादी बानो घबराई और तालाब की तरफ दौड़ने लगी। किसान ने उसे देख लिया। वो भी शहजादी के पीछे दौड़ पड़ा। बौखलाई हुई शहजादी का एक जूता तालाब के किनारे रह गया, लेकिन वो उसे उठाने के लिए वापस नहीं आई, बल्कि फौरन तालाब में दाखिल हो गई। जब किसान ने शहजादी को तालाब में दाखिल होते देखा तो वो और भी तेज तेज दौड़ते हुए तालाब की तरफ बढ़ा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे तालाब में कुछ भी नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद शहजादी तालाब के नीचे रहती है, और उसने बादशाह को बताने की सोचा कि वो अपनी तरफ से उसकी मदद करे। ये सोचकर वो वापस जाने के लिए मुड़ा,
लेकिन अचानक उसकी नजर सोने के जूते पर पड़ी जो दिन की रोशनी में चमक रहा था। उसने दौड़कर जूता उठा लिया। जूता सोने के तारों से बना हुआ था और उसमें कीमती लाल जवाहरात जड़े हुए थे और ये यकीनन शहजादी का ही होगा। सोचा कि जब वो जूता अपने बादशाह को पेश करेगा तो बादशाह उसे इनाम देगा। वो वापस शहर बादशाह के दरबार की तरफ चल दिया। अभी बादशाह दरबार में नहीं पहुंचे थे। दरबारों ने गधे को अंदर जाने न दिया, चुनाचे वो दरबार के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। उसने सोचा कि जैसे ही बादशाह आएगा ये जूता उसे पेश कर दूंगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद बादशाह और वजीर वहां पहुंचे। जैसे ही बादशाह अपने घोड़े से उतरा, गडरिया बादशाह के करीब पहुंचा और उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। क्या बात है? बादशाह ने गडरिया से पूछा। जहां पना, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मैं दरअसल एक जूता आपकी खिदमत में पेश करने आया था। बादशाह ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, क्या बकता है? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किससे बात कर रहे हो? फिर उसने जूता निकालकर बादशाह के सामने कर दिया। बादशाह की नजर जूते पर पड़ी तो वो हैरत से चौंक गया और जूते को हाथ में लेकर देखने लगा। जूता काफी खूबसूरत और कीमती था। ये तुझे कहां से मिला है? बादशाह मुस्कुराकर उससे पूछ रहा था। ये मुझे जंगल से मिला है, गडरिया ने कहा। और पूरी दास्तान क्या है? वजीर आजम ने कहा, यह जूता बहुत कीमती है, ये यकीनन किसी महल से आया है। वजीर ने जवाब दिया और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। वजीर आजम ने फौरन वजीर खजाना को बुलाकर गडरिये को अशरफियां देने का हुक्म दिया। इसके बाद बादशाह ने वजीर आजम से कहा, वजीर आजम, जूते को देखकर हमारा दिल काबू में नहीं रहा। फौरन जूते वाली शहजादी को हासिल करके मेरे महल में पहुंचाओ। इसके बगैर अब मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाती है। बहुत बेहतर अलीजा, मैं आज ही इसके लिए कोशिश करता हूं। वजीर आजम ने एहतराम के साथ कहा। बादशाह दरबार के अंदर दाखिल हो गया और वजीर आजम अपने महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचकर वो सोचने लगा कि वो क्या करे, शहजादी को तालाब से कैसे निकलवाए। यकीनन मैं इनके साथ कुछ न कुछ कर सकता हूं, वजीर आजम ने कहा। बाजार से गुजरने वाले गरीब और फकीर को गौर से देखा जा रहा था, लेकिन उसे याकूब कहीं नजर नहीं आया। पूरा शहर कंगाल डाला, चप्पा चप्पा देखा, लेकिन याकूब न मिला था और न ही मिला। थकन के मारे बादशाह का हाल बहुत खराब हो गया था और भूख भी खासी चमक उठी थी। बादशाह ने वही खाना खाया। याकूब की तलाश में बादशाह काफी दूर तक गया था और वैसे भी अब दोपहर होने वाली थी। चुनाचे वापस जंगल की तरफ चल दिया। उसे यहाँ रहते हुए आज 3रा दिन था और मंसूबे के मुताबिक उसने आज ही शहजादी बानो को यहाँ से निकाल ले जाना था। लेकिन आज फिर बादशाह सुबह से ही याकूब की तलाश में गया हुआ था। शहजादी बानो महल में बैठकर बातें कर रही थी। दोपहर हो चुकी थी और बादशाह के आने का वक्त हो चुका था। शहजादी ने कहा कि वो दस्तर बिछाकर खाना दे दे। सज्जन ने फौरन उसके हुक्म की तामील की और वो दिल ही दिल में कह रही थी, शहजादी बानो, आज आखिरी बार तो इस महल में पकवान खा रही है और मेरे हाथ का पका हुआ खाना खा ले, फिर तुझे किसी और दूसरे बादशाह के महल की रोटियां खानी पड़ेंगी। थोड़ी देर के बाद बादशाह वापस आ गया। उसने घोड़ा जाबी के हवाले किया और खुद शहजादी बानो के करीब आ गया। शहजादी समझ गई कि बादशाह को आज भी नाकामी हुई है, इसलिए उसने कुछ पूछना बेकार समझा। दोनों ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद बादशाह दूसरे कमरे में जाकर सो गया और शहजादी बानो जाबी के पास बैठ गई। सज्जन को मौका मिला तो उसने शहजादी बानो को बड़े प्यार से कहा, बेटी, आज तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलो बाहर की तरफ चले, मैं तैयार हूं। शहजादी बानो ने कहा और फिर शहजादी बानो जाकर सोए हुए बादशाह की जाग से माल निकाल कर आई और तालाब से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। सज्जन ने भी कहा, बेटी, आज तो माल मुझे दे दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद वो दोनों तालाब से बाहर निकल आई। अचानक एक जोरदार चीख निकली। शहजादी ने मुड़कर जल्दी से उसकी तरफ देखा, लेकिन फौरन ही उसे दूसरी तरफ देखना पड़ा, जहां 2 सिपाही हाथ में तलवारें लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शहजादी के मुंह से चीख निकली और वो तेजी से तालाब की तरफ दौड़ी। इतने में सिपाही उसके करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने शहजादी को पकड़ लिया। बचाओ, बचाओ! शहजादी बालों को झटक कर कहने लगी, लेकिन उस वक्त वहां उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था जो शहजादी बानो की मदद करता। सिपाहियों ने जल्दी जल्दी शहजादी को एक घोड़े पर डाला
एक खाली घोड़े पर सवार हुए और फिर काफिला शहर की तरफ रवाना हो गया। शहजादी ने निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और दोनों सिपाहियों की तलवारें उसके जिस्म की तरफ उठ रही थी। इस सूरत में वो भाग नहीं सकती थी। चुनाचे शहजादी ने सिर्फ आंखों से आंसू बहाने के सिवा कुछ भी न किया। सिपाही और भी तेज शहर की तरफ जा रहे थे और वो मजबूर और बेबस थी। वो बहुत जल्द शहर पहुंच गए। वजीर आजम और बादशाह उनका बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। एक सिपाही ने महल के अंदर पैगाम भेजा तो फौरन उसे वहां तलब कर लिया गया। शहजादी बानो बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उसका हुस्न बादशाह पर बहुत असरअंदाज हुआ। वो बहुत खुश हुआ और उसे इनाम दिया। वो इनाम लेकर चली गई। बादशाह ने वजीर आजम से कहा, तुम अब आराम करो, मैं शहजादी से अकेले में बात करना चाहता हूं। बहुत बेहतर आलीजा, वजीर आजम ने कहा और मुस्कुराकर बाहर चला गया। अब बादशाह शहजादी से मुखातिब हुआ, क्या तुम यहां आकर खुश नहीं हो? बादशाह ने शहजादी से मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल नहीं, शहजादी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, जल्द ही बहुत खुश हो जाओगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें मौत दे दूंगी। शहजादी ने तड़पते हुए कहा, आहिस्ता बोलो गुस्ताख लड़की, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? बादशाह ने गुस्सा होकर कहा। शहजादी ने गुस्से में आकर कहा, मैं जानती हूं मगरूर बादशाह, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या तुम शादीशुदा हो? बादशाह ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ वाले दूसरे मुल्क की बादशाह की मलका हूं। वो बहुत जल्द मुझे आजाद करने के लिए तुम पर हमला कर देगा। ये तुम भी जानते हो कि उसकी फौज कितनी ताकतवर है। बादशाह बोला, मैं सिर्फ एक शर्त पर तुमसे शादी का फैसला खत्म कर सकता हूं। वो शर्त क्या है? शहजादी ने पूछा। बादशाह बोला, अगर 1 माह के अंदर अंदर तुम्हारा बादशाह तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, वरना तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शहजादी ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ठीक है, बताओ, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। शहजादी बोली, कल से इस महल में फकीरों के लिए दिन रात लंगर तकसीम होगा। बादशाह ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत मामूली शर्त है, तुम्हें इजाजत है। तुम इस वक्त इस महल की मलका हो, जो चाहो करो, लेकिन 1 माह के बाद तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फिर बादशाह ने वजीर को बुलाकर शहजादी का हुक्म सुनाया। महल के बाहर तमाम राजपाल और सिपाहियों से कहो कि वो शहजादी बानो के हर हुक्म को तस्लीम करें, लेकिन उसे महल से बाहर न जाने दे। सुना तुमने? ऐसा ही होगा। मैं अभी तमाम लोगों को हुक्म दे देता हूं, वजीर आजम ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे दिन शहजादी बानो ने वजीर आजम को तलब किया और हुक्म दिया, मेरी तरफ से एक लंगर खाने का बंदोबस्त करो जहां से हर फकीर दोनों वक्त का खाना खा सके। बहुत बेहतर शहजादी साहिबा, वजीर आजम ने कहा, यह काम आज से शुरू हो जाना चाहिए और यह भी मान ली जाए कि हर फकीर से शहजादी बानो अपनी बात सुनेगी। बहुत बेहतर, वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अब तुम जा सकते हो, शहजादी बानो ने कहा और वजीर आजम सलाम करके बाहर चला गया। उस दिन से लंगर खाना खोल दिया गया, जिसके कमरे में शहजादी बानो हर वक्त मौजूद रहती थी। जो भी फकीर आता वो लंगर खाने से खाना खाता और फिर शहजादी बानो को अपनी कहानी सुनाता और चला जाता। लेकिन जो फकीर इस लंगर खाने में आया वो कभी वापस नहीं आया। वो फकीर याकूब था। शहजादी ने सोचा कि शायद वो भी खाना खाने आएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। शहजादी हर फकीर से उसका हुलिया पूछकर उसे मालूम करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसमें भी नाकाम रही। वो चाहती थी कि किसी तरह याकूब मिल जाए ताकि उसे तमाम हालात बता सके और फिर याकूब जाकर अपने बादशाह की मदद कर सके। फिर बादशाह उसे रिहा करने आएगा। शहजादी के लंगर खाने को 15 रोज हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे याकूब का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। उस वक्त मकड़े के बिल से तो बड़े बड़े मकड़े बाहर निकले जो 2 इंच लंबे थे। उनमें से एक मकड़ा जो दूसरे से जरा बड़ा था। ओ नेक दिल इंसान, मैं मकड़े का बादशाह हूं। तुमने आज पानी का रुख मोड़कर मेरी कौम पर अजीम एहसान किया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अपनी और अपनी कौम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। याकूब पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने मकड़े के सरदार से कहा, नहीं मियां, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? फिर भी हम आपके किसी काम आना चाहते हैं। मकड़े के सरदार ने कहा,
फिर उसने अपनी मूछों से चंद बाल तोड़कर फकीर की तरफ बढ़ा दिए। आप जब भी मुझे बुलाना चाहें, एक बाल को जरा हरकत पहुंचा देना, हम आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अब इजाजत दो, मैं चला, याकूब ने कहा और फिर सलाम करके आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो शहर पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। जो ही बिल से किस्मत का मारा कोई चूहा बाहर निकलता, बिल्ली फौरन उस पर हमला कर देती और चंद लम्हों में उसे हड़प कर जाती। उसे चौगान पर रहम आ गया और साथ ही बिल्ली पर गुस्सा भी। वो गुस्से से तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि बिल्ली कुछ देख पाती, याकूब ने हाथ में पकड़ी हुई पतली सी छड़ी उसकी कमर पर रसीद कर दी। बिल्ली फौरन ही चलती हुई और म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली और फिर मुड़कर वापस नहीं आई। जब याकूब ने बिल्ली को भगाया तो चौगान के बिल से एक चूहा देख रहा था। वो बिल्ली के चले जाने से बहुत खुश हुआ और फौरन दोबारा बिल में चला गया। जब वो दोबारा बिल से निकला तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक बहुत ही मोटा और लंबा चूहा था जो तकरीबन 1.5 फीट का था। दोनों चौगान ने याकूब को सलाम किया। याकूब ने सलाम का जवाब दिया तो बड़े चूहे ने कहा, ऐ रहमदिल इंसान, तुमने आज हमें बिल्ली की भेंट चढ़ने से बचा लिया है, जिसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने हमें बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो हर मखलूक की मदद करना चाहता हूँ। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि खुद पर किया है, क्योंकि अल्लाह रहम करने वालों को बहुत पसंद करता है। इसलिए आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तो तुम खुदा पाक का करो, जिसने आज तुम सबकी जान बचा ली, वरना बिल्ली साहिबा तो तुम सबको हड़प कर जाती। बहरहाल हम आपके मशकूर हैं। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो इरशाद फरमाए। मोटे चूहे ने कहा। याकूब ने फौरन ही इनकार में सर हिला दिया और कहने लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़े चूहे ने कहा और फिर उसने अपनी मूछों से चंद बाल उखाड़कर याकूब के हवाले किए और कहने लगा, मैं अपनी कौम का सरदार हूं, आप ये बाल रख लें और जब भी हमारी जरूरत हो इनमें से एक बाल को हरकत पहुंचा देना, हम फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है ना? चौगान के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा और याकूब उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसके बाद उसने कहीं से भीख नहीं मांगी और सीधा शाही महल के लंगर खाने में पहुंच गया। लंगर खाने के निगरान ने उसे बेहतरीन खाना पेट भरकर खिलाया और फिर याकूब से कहा, मियां, अब शहजादी बानू के पास चलो, वो तुमसे कुछ बातें करेंगे। इसके बाद तुम्हें शाम का खाना खिलाकर रवाना कर दिया जाएगा। याकूब ये सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और फिर निगरान के साथ शाही महल के कमरे की तरफ चल दिया। जब वो निगरान के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो सामने उसे शहजादी बानू बैठी हुई दिखाई दी। शहजादी को देखते ही याकूब के दिल को झटका लगा, क्योंकि जो शहजादी की तस्वीर वो आज तक तालाब के किनारे देख चुका था, वो ही शहजादी उसके सामने बैठी थी। उधर शहजादी की नजर जब याकूब पर पड़ी तो वो भी याकूब को बादशाह के बताए हुए नक्कोश की वजह से पहचान गई। निगरान याकूब को वहां छोड़कर बाहर चला गया। आपका नाम क्या है? शहजादी बानू ने हैरत और खुशी से मिले जुले जज्बात से कहा। याकूब ने हैरानी से बताया तो शहजादी फौरन तख्त से उठी और भाईजान कहती हुई याकूब से लिपट गई। याकूब बौखला गया। उसे ये बात समझ नहीं आई कि शहजादी बानू का वो भाई कैसे हो सकता है, शहजादी जैसी बहन कैसे हो सकती है। आखिर उसने अदब से कहा, शहजादी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो एक गरीब फकीर हूँ, मेरा शाही खानदान से क्या ताल्लुक। शहजादी बानू अलग होकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, भाई, क्या तुम सलमान बादशाह के साथी हो? सलमान बादशाह के जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और वो दिल में खुश हो रहा था कि वो उड़कर तालाब के महल में बादशाह के पास जा पहुंचेगा, जो तवील अरसे से उसकी खातिर वहां ठहरा रहा था। फिर याकूब ने अपने वाकयात बयान किए। अब बादशाह को कैसे वहां से निकाला जाए? याकूब ने पूछा। अल्लाह भला करेगा, वो मकान कहाँ है? जवाब मिला, वो उस मकान के करीब है। अच्छा, मैं अब जाकर उसे तलाश करता हूँ और उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे उस मकान की औरत को कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। याकूब ने उठते हुए कहा और फिर शहजादी को सलाम करके वहां से चल पड़ा। उसने दरवाजे पर जाकर आवाज दी, अल्लाह के नाम पर दे दो बेबी। चंद मिनट के बाद उसने वो मकान देखा जिसका जिक्र शहजादी बानू ने किया था। सज्जन ने जब ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो गुस्से में आकर याकूब को गालियां देने लगी। फिर उसने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। याकूब ने गालियां सुनकर गुस्से में आने के बजाय मुस्कुराकर एक तरफ चल दिया। अब शाम होने वाली थी। उसने खाली जगह पर जाकर
चौहान के सरदार की मूंछ का एक बाल निकाला और फिर से आग में जलाकर गम करने लगा। अभी 1 ही मिनट नहीं गुजरा था कि अचानक सरदार उसके सामने आ गया और बोला, क्या काम हो गया? उसने जवाब दिया, मैं किसी भी तरह वो मटका हासिल करना चाहता हूं। चूहों के सरदार ने कहा, आज रात तुम्हें मटका मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बंदोबस्त करता हूं। फिर उसने वहां खड़े खड़े 3 बार चीख मारी। 1 मिनट के बाद एक तरफ से 15 ताजा चूहे उसके पास पहुंच गए। सरदार ने मुखातिब किया और फिर तमाम हाल बताकर उन्हें मटका हासिल करने का हुक्म दिया। सरदार का हुक्म सुनकर वो सब चूहे मकान की तरफ रवाना हो गए। मकान के अंदर दाखिल होकर चूहों ने देखा कि मटका कहीं छुपाया गया होगा, तो मकान में मौजूद हर चीज को छानना शुरू कर दिया। वो सजन के कपड़े भी उलट पुलट कर देखने लगा, मगर मटका कहीं न मिला। फिर एक चूहा और एक गंजा चूहा दोनों मिलकर ये सोचने लगे कि मटका शायद सज्जन के भी मुंह में छुपाया होगा। चूहे ने उसका मुंह खोल दिया और वो मटका निकाल लिया। वहां से फिर फौरन चलकर सरदार के पास पहुंचे। सरदार ने मटका याकूब को दे दिया और याकूब खुश हो गया। अब वो अपने आका और दोस्त से दोबारा मिलने का सोच रहा था। वो फौरन तालाब की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ सलमान बादशाह बेचैनी से तालाब के महल में वक्त गुजार रहा था। उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात थे और वो परेशान था कि शहजादी बानो कहां चली गई। उसके पास मटका नहीं था जिससे वो तालाब से बाहर आ सकता। रात उसे नींद भी नहीं आई थी। वो हमेशा फिक्र में डूबा रहता। याकूब ने तालाब पर पहुंचकर मटका पानी में डाल दिया तो पानी एक तरफ हटने लगा और उसकी जगह सीढ़ियां नजर आने लगी। याकूब सीढ़ियां चढ़कर महल में पहुंचा और महल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो फौरन बादशाह से मिलने के लिए दौड़ता हुआ गया। जब वो वहां पहुंचा तो बादशाह सलमान, जो सोचों में डूबा हुआ था, याकूब को देखकर खुश हो गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर खुश हो गए। बादशाह ने याकूब से पूछा, कहां थे भाई? मैं तुम्हारा इंतजार करके खुद भी मुश्किल में पड़ गया हूं। याकूब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपनी कहानी सुना दूं। बादशाह ने बेचैनी से कहा, जल्दी सुनाओ, मुझे बेहद फिक्र है। याकूब ने अपनी कहानी सुनाकर तमाम हालात बयान किए और बताया कि शहजादी बानो कहां पर थी। बादशाह ने फौरन एक खत लिखा जिसमें दूसरे बादशाह से कहा कि उसने मेरी मलका को अगवा करके बहुत बड़ा जुल्म किया है। फिर उसने खत को पकड़ा दिया और खाना खाने लगा। अब तुम जाओ और ये खत बादशाह को पहुंचा दो। वापसी पर जवाब ले आना और शहजादी बानो से मिलना है ना, और उसे तसल्ली भी दे देना। जब बादशाह के साथ तालाब से बाहर निकाला और शहर की तरफ रवाना हो गया, बादशाह वहीं ठहरकर उसका इंतजार करने लगा। दोपहर के वक्त आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने हाथों में पड़ा हुआ लिफाफा सलमान बादशाह को दे दिया। सलमान बादशाह ने लिफाफा खोलकर पढ़ा। लिखा था, जनाब, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, लेकिन चूंकि मेरा शहजादी से वादा था कि सलमान बादशाह यानी आपका इंतजार करूंगा, इसलिए मैंने शहजादी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होने दी। वो आपकी अमानत है और मैं उसे सिपाहियों के एक दस्ते के साथ कल सुबह आपके मुल्क रवाना कर दूंगा। आप बेफिक्र रहे। आज आपके एजाज में एक बहुत बड़ी दावत दी जा रही है। बादशाह खत पढ़कर बहुत खुश हुआ और फौरन ही याकूब को रवानगी का हुक्म दे दिया। चुनाचे दोनों दोस्त एक ही घोड़े पर अपने मुल्क रवाना हो गए। रात गए वो अपने मुल्क पहुंचे तो लोग खुशी से शाही महल की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि उनका गुमशुदा बादशाह वापस आ गया था। रातों रात लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी और हर तरफ दिए के चिराग जलने लगे। शाही महल के अफराद भी बादशाह की आमद पर इंतहाई खुश हुए। हर तरफ खुशी की सदाएं गूंजने लगी। उधर याकूब अपने महल में पहुंचा तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर उससे लिपट गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरी सुबह और भी खुशखबरी साबित हुई। दोपहर के वक्त शहजादी बानो सिपाहियों के एक दस्ते के साथ शाही महल पहुंच गई। सिपाहियों को बादशाह ने इनाम इकराम देकर वापस भेज दिया। दूसरे दिन शहजादी बानो और सलमान बादशाह की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और तमाम रियाया बहुत खुश हुई। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।